जय हिंद फ्रेंड। तो लक्ष्मीकांत सर के बुक के जो सीक्वेंस है, जो हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी कंटिन्यूएशन में अब हम लोग क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स का था वह पार्ट का जो सेकेंड है टॉपिक उसको रिलेट करेंगे। तो आप लोग लक्ष्मीकांत सर के बुक को ओपन कीजिए और वहाँ पर आप देखिए राइट टू इक्वालिटी करके कुछ लिखा होगा। तो जो राइट टू इक्वालिटी है, अब इस कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना कि ये जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या है, यूके का कॉन्सेप्ट, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसको अच्छे से जानेंगे, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बस इतना जान लो, ये यूएसए के कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्या होता है, ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये जो राइट टू इक्वालिटी है, पहले आप ये जान लो, पार्ट 1 का जो था ना, ये पार्ट ए का सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ। अभी क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी जो है वह सिटीजन के लिए भी है, और साथ साथ ये सिटीजन के लिए भी है, और किसके लिए है, ये सिटीजन के लिए भी है, और साथ साथ फॉरेनर के लिए भी है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये सभी पर्सन के लिए। अब यहाँ पर डिफाइन क्या किया गया है, सभी पर्सन को। सभी पर्सन, इस चीज़ को आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी में भी आ सकता है। सभी पर्सन का मतलब यहाँ पर लीगल पर्सन को क्या किया गया है, डिनोट किए गए। अब सवाल ये आता है कि ये लीगल पर्सन कौन होते हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि लीगल पर्सन कौन होते हैं। तो लीगल पर्सन सभी स्टैट्यूटरी जो कॉरपोरेशन होते हैं वो हो सकते हैं, सभी कंपनीज हो सकते हैं, सभी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो सकते हैं, या फिर कोई भी तरह का लीगल पर्सन यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। अब मैंने बताया कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वह ब्रिटिश क्या है, ओरिजिनेशन की बात करती है। ब्रिटिश ओरिजिनेशन जो है वो नेगेटिव कंसेप्ट है, वो पहले से सभी को मान लिया है कि सभी इक्वल हैं, ठीक है। और उस केस में कोई भी वायलेशन नहीं होने चाहिए, इनइक्वालिटी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक तरह का पॉजिटिव कंसेप्ट है कि अगर कोई इक्वल नहीं है तो पहले उसको इक्वल तक लाएं, और फिर वहां से क्या काम करें, वहां से रेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इंडियन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने दोनों चीज को ऑप्ट किया, चाहे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, साथ साथ जो इक्वल नहीं है उसको इनइक्वल ट्रीट नहीं किया, बल्कि उनको क्या किया, पहले इक्वल यानी इक्वालिटी यानी इक्वल लाने की कोशिश किया, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से उनको सामने लाया, और उसको कंपटीशन में फिर उसके बाद इक्वल ट्रीट किए जा रहे हैं। अब इस चीज़ को हमेशा याद रखना, यहाँ पे जैसे बुक में लिखा हुआ है उसको आप मार्क कर लो, दस द फॉर्मर इज द नेगेटिव कंसेप्ट while the later is the positive concept. However, both of them aim at establishing equality of legal status, opportunity and of justice. इसको आप डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट के भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया गया है, तो वहां पे लिख लो, आप उसको मार्क कर लो कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि वेयर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, while article 14 forbids class legislation, it permits reasonable classification of person, objects and transaction by the law, but the classification should not be क्लासिफिकेशन कैसा नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, या फिर इवेजिव नहीं होनी चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। ये था किसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का डेफिनेशन। अब यहाँ पर ये आते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ होता है वो क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ आप इतना जान लो कि जो एवी डाइसीज थे, है ना, एवी डाइसी, उनके कॉन्सेप्ट क्या था, रूल ऑफ लॉ। बिल ऑफ राइट किसका कॉन्सेप्ट था, यूएसए का कॉन्सेप्ट था, जिससे हम लोग क्या किए, फंडामेंटल राइट लिए। तो याद रखना, ये जो एवी डाइसी ने क्या प्रोनाउंस किया था, एवी डाइसी ने ये प्रोनाउंस किया था कि जो
तीन एलिमेंट है, जो एस्पेक्ट है, उस पर क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। पहला क्या है कि जो आर्बिट्री पावर होते हैं ना, उसकी एब्सेंस होती है। जो दूसरा क्या होता है कि लॉ के सामने सभी को इक्वल ट्रीट करना। इसका मतलब क्या है, if equal subjection of all the citizen to the ordinary law of land administered by the ordinary law courts। ठीक है, अब याद रखना, ये जो होता है ना आर्बिट्री पावर्स का एब्सेंसी, इसको इंडियन सिस्टम में भी एप्लीकेबल किए गए, साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करती है। ठीक है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ की भी बात करती है, इसको भी क्या किया गया है, इसमें इंडियन कॉन्सेप्ट में भी इसको एप्लीकेबल बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 क्या है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। और ये रूल ऑफ लॉ क्या है, हम लोग जानेंगे केशव नंदा भारती केस के बारे में आगे। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल का एक पार्ट है, यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म, कोई भी अगर कहीं मिल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, समझ जाओ कि चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, रूल मेकिंग बॉडी के समय में किसी भी टर्म में उसको वायलेट नहीं कर सकती है, इवन आफ्टर अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अमेंड कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रही है। लेकिन याद रखना, कभी भी ये क्या हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में नहीं जाने चाहिए। और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब यहां पर दिया हुआ है एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी, इस चीज को फोकस करो फ्रेंड्स। यहां पे जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसको मैं अपने अपने दूसरे सोर्स से समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है, एक बार आप उसको रीडिंग लगा लेना। एग्जैक्टली मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात को याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, और एक होते गवर्नर, है ना। तो ये जो गवर्नर होते हैं ना और प्रेसिडेंट, ये कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होते हैं जब वो क्या करते हो, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, किस बारे में, अब याद रखना, इसको कंटिन्यू करो, किस बारे में, किस बारे में, अगर उन्होंने क्या किया है, इफ अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या हो, कोई क्रिमिनल एक्शन की बात हो रही हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हो, तब उसको क्या किया जा सकता है, उनके टर्म ऑफ ऑफिस के समय में इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये किसके बारे में बोल रहा है, क्रिमिनल एक्शन के बारे में बोल रहा है, सिविल एक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द सिविल एक्शन, तो याद रखना, कोई भी सिविल केस है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में हो या फिर गवर्नर के अगेंस्ट में हो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाया जा सकता है जब तक उनको 2 मंथ्स पहले क्या दिए जाएंगे, एडवांस नोटिस नहीं दी जाती है। ठीक है, ये था आपका 4 पॉइंट, क्योंकि एक प्रेसिडेंट के बारे में, एक गवर्नर के बारे में क्रिमिनल से रिलेटेड, और एक सिविल केसेस से रिलेटेड। जो दूसरी बात ये कही गई है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया में, वहाँ जो लोकल लॉ होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, आंसरेबल नहीं होते हैं जब वह अपनी ड्यूटी को, यानी कौन सी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी को क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि वो जुडिशियल प्रोसेस से एकदम कंप्लीट फुल इम्यूनिटी क्या सके, पा सके। ये किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो टॉप 3 जो यहाँ पर है, ये सारे क्या हैं, दीज आर द प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड किसके, फॉरेन डिप्लोमेट्स के। इसी को कहे गए हैं क्या, प्रिविलेजेस। यही एक्सेप्शन को क्या कहे गए, प्रिविलेजेस कहे गए हैं। ओके, अब एक बात और याद रखना फ्रेंड, आप कहीं पे मार्क करके लिख लो जस्ट विथ योर पेन और पेंसिल, कि जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है ना, वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर आप बस में या फिर ट्रेन में, अगर वहाँ पे लिखे होगा वीमेन सीट लिखा हुआ रहता है या फिर रिजर्वेशन की बात होती है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको की जा रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक सेक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है, लेकिन वह निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है, पॉजिटिव
डिस्क्रिमिनेशन है, विच इज द पार्ट ऑफ व्हाट, equal protection of law, not the part of equality before law. That is the part of equal protection of law for the equality before law. इस बात को याद रखना आप। ओके तो आप लोग मेमोराइज करो कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 15 पर। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है इक्वालिटी का, ये प्रोहिबिशन की बात करता है ऑन दी सर्टेन ग्राउंड। किसके बारे में, ये प्रोहिबिशन की बात करता है ऑन दी सर्टेन ग्राउंड, और ये ताकि इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सके, स्टेट डिस्क्रिमिनेट ना कर सके किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड ये क्या है, जो कि जनरल काइंड की बात करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक एडवर्स डिस्टिंक्शन करे विथ रिगार्ड टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे दो टर्म का इस्तेमाल हुआ, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन प्लस जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, और दूसरा टर्म यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ONLY, यानी कि ये सिर्फ इन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, बाकी चीज़ पे रूल बना सकता है, लेकिन इन चीज़ों पर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इतना याद रखना आप। अब सवाल ये है क्या सिर्फ ये स्टेट ऐसा नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कौन कौन डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्या हम प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो याद रखना इसके दो पार्ट है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगी रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो पहला इसका दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन क्या है, पहला प्रोविजन ये है कि यह प्रोविजन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, पहला वाला जो है सिर्फ और सिर्फ बाय द स्टेट। ठीक है, बाय द स्टेट, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ ये क्या कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, स्टेट के द्वारा प्रोहिबिशन को डिस्क्रिमिनेट करने से मना करता है। लेकिन जो दूसरा प्रोविजन है, जैसे कि शॉप्स पर, वेल पर, रोड पर, होटल में, तो ये सब जगह पर जो प्रोहिबिशन, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं शॉप में या फिर वेल वगैरह ये सब में, तो वहाँ पर कौन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट प्लस द प्राइवेट इंडिविजुअल नॉट टू डिस्क्रिमिनेट an individual on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। कहाँ पर, शॉप में, वेल पे, रोड पे, होटल में, पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब एक बात याद रखना कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, उसके जनरल रूल होते हैं, और उस जनरल रूल का 3 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जनरल रूल के क्या है, 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि जो स्टेट है ना, उसके पास ये परमिशन है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वीमेन के लिए और चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए। आप याद रखना इस बात को। और ये किस पे फोकस करता है कि ये जो स्पेशल प्रोविजन होंगे किसके लिए होंगे, इनके लिए होंगे, तो इसके बेटरमेंट की बात करती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये। दूसरी बात, स्टेट के पास ये परमिशन होता है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, इस चीज को एकदम याद रखना, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, इस चीज को याद रखना, और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो याद रखना कि एक होता है शेड्यूल कास्ट के बेटरमेंट के लिए, एक होता है शेड्यूल ट्राइब के बेटरमेंट के लिए। तो क्या कर सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी सेक्शंस जो सोशली प्लस एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए भी क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और ये तीनों को SC, ST एंड अदर बैकवर्ड कास्ट जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसकी बात किससे रिलेट कर देता है, रिजर्वेशन से रिलेट कर देता है। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, इसको मार्क कर लो आप कहीं ना कहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टेट, जो थर्ड प्रोविजन क्या है, जो एक्सेप्शन है, ये है कि द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस
advancement of any socially and educationally backward class of citizen or the SC or the ST regarding their admission to the educational institutions, including private education institution, whether aided or unaided by the state, except the minority educational institutions. यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें यहाँ पर एडेड, नॉन एडेड या फिर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सभी को हम जब पढ़ेंगे 25 to 28, 29 and 30 तब और भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ को आप याद रखना। अब याद रखना ये जो प्रोविज़न था ना, इस प्रोविज़न को 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा प्रैक्टिस में लाए गए हैं, क्योंकि इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए डायरेक्ट क्या होता है, इन्फोर्सेबल नहीं होता है। पार्लियामेंट अपने लॉज से क्या किए हैं, इसको प्रैक्टिस में लाए। और इसके लिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने क्या किया है, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बात करता है रिजर्वेशन इन एडमिशन, ठीक है, एडमिशन एक्ट 2006 की, उसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। स्पेशल प्रोविज़न को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। कैसे, वहाँ कोटा दिया है। किस चीज़ का कोटा दिया है, किस चीज़ का कोटा दिया है, यह कोटा दिया है 27% फॉर द कैंडिडेट जो बिलोंग करते ओबीसी, किसमें, सभी सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इनफैक्ट आईआईटीज़ में भी और आईआईएम में भी, ठीक है। लेकिन 2008 में क्या हुआ था, इसमें एक कॉन्सेप्ट लाए गए थे। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट, ताकि इसमें से क्या करें, एक्सक्लूड कर सके, किसको, क्रीमी लेयर्स की बात होती है, क्रीमी लेयर्स, ठीक है। किसमें, क्रीमी लेयर्स एमंग ओबीसीज, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग क्या, पहला तो था आपका ये, दूसरा था आपका वो, अब तीसरा है ये, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा होता है नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है ऑन सर्टेन ग्राउंड। अब तीसरा जो होता है वह अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें इक्वालिटी की बात करता है, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो याद रखना इस बात को कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें पहली बात तो ये कहता है कि इसमें भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। लेकिन साथ साथ किसको ऐड ऑन कर देता है, डिस्क्रिमिनेशन प्लस ओनली। तो ये जो ओनली है ना, इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये जो आर्टिकल 16 है, ये जो आर्टिकल 16 है इसमें 3 एक्सेप्शंस आए, ठीक है। 3 एक्सेप्शंस की बात क्यों है, कौन कौन सा है, पहला ये है कि अगर ओनली की बात हो रही है तो रेसिडेंस, तो वहां पे कोई बात नहीं हो रही है, रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया हो सकता है। और इस चीज रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957 लाया था। लेकिन ये 1957 वाला जो लॉ थे, ये 1957 वाला जो लॉ था वह 1974 में एक्सपायर्ड हो गया है, खत्म हो गए हैं। लेकिन ये आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रैक्टिस हो रही है, कंटिन्यूटी इसकी बनी हुई है। जो दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है किसी भी बैकवर्ड क्लास के फेवर में, किसी भी बैकवर्ड क्लास के फेवर में, अगर वह एडिक्वेटली अगर रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को करेंट अफेयर्स में आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। देखो जहाँ भी टॉपिक मिले ना करेंट अफेयर्स के, तो देखो जो भी करेंट अफेयर्स है आप सिर्फ उतना ही पढ़ो जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में, इनफैक्ट वही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, अपने आप में क्वेश्चन है। आप लेकिन तुरंत मार्क कर लो कि मुझे यहाँ पर पढ़ने हैं, उस चीज़ को मार्क कर लो कि इससे रिलेटेड करेंट इश्यूज कुछ है, उस चीज़ को आप रिवाइज करो, उसी जगह करो। कॉन्सेप्ट प्लस करेंट इज इक्वल टू अपडेशंस, ठीक है। जो तीसरी बात यहाँ पर ये कर रहा है कि जो रिलीजन क्या है ना, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कैसे, जैसे जो गवर्निंग बॉडीज होते हैं हिंदू टेम्पल जैसे साउथ वगैरह में आपको मिलेगा, उसमें हो सकता है वह सिर्फ
ये जो होंगे हिंदू टेम्पल्स वगैरह, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर सकती है, डिनोमिनेशन की बात कर सकता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई मॉस्क वगैरह है तो मस्जिद वगैरह में वहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए कि वो जो होने चाहिए महंत, वो क्या होने चाहिए, कादरी क्या होने चाहिए, ऑफकोर्स क्या होने चाहिए वहाँ के, मुस्लिम होने चाहिए। पंडित क्या होने चाहिए, ज़रूरी है कि हिंदू होने चाहिए। तो मेन चीज़ तो क्रक्स वही है ना। ये था आपका आर्टिकल 16। यहाँ पे मंडल कमीशन एंड आफ्टरमैथ आपको क्या करना है, एक रीडिंग लगा लेना, आप खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो करेंट में आपका ये इंटर रिलेट कहीं ना कहीं कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पर। अब क्या होता है, अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वालिटी, ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट है हमारा क्या, अनटचेबिलिटी की एबोलिशन की बारे में बात करता है। इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये स्टेट के भी अगेंस्ट हो सकता है और ये इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट। ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल जाके बोले मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा छुआ था, ये नहीं है भाई, ठीक है। या फिर छूने से मना किया था, मैंने आपके अगेंस्ट में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया था, दिस इज नॉट एम्पावर टू डू सो, है ना। तो याद रखना इस बात को। तो इसके लिए क्या हुआ है, ये अनटचेबिलिटी की बात होता है, लेकिन एक चीज को याद रखना, इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है। अनटचेबिलिटी को स्टेट या फिर हाई कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, मैं बताऊंगा क्या कारण था इसको, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भैया आप थोड़ा सा मुझे अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने दो, ठीक है। अनटचेबिलिटी इसके लिए क्या हुआ, मैंने बताया है कि कुछ प्रोविजन क्या होते हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोविजन के लिए, स्पेशल प्रोविजन के लिए पार्लियामेंट को क्या बनाने हैं, कानून बनाने। तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, ठीक है। किसके लिए, फॉर द इंडिविजुअल के लिए, कि इंडिविजुअल इसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट ना करे, जिसको 1976 में क्या किया है, रिनेम कर दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्यों, क्योंकि अनटचेबिलिटी से ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट क्या है, सिविल राइट, है ना, इसके कारण। तो याद रखना, इस चीज़ को मार्क कर लो आप कि राइट accruing to a person by a reason of abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution। अब एक बात याद रखना, ये जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये कहा कि जो आर्टिकल 17 है ना, इट इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल मीनिंग, यानी कि डेफिनेशन इसका हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, तो भाई ये आखिर मैं पूछूं कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, इनफैक्ट कोर्ट ने भी इसको डिफाइन नहीं किया, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। उन्होंने क्या कहा कि इसको हम लोग ग्रामेटिकल सेंस में ना देखें, ग्रामेटिकल सेंस में ना देखें, बल्कि हम लोग किस सेंस में देखें, इस सेंस में देखें कि जो प्रैक्टिस, जो हिस्टोरिकली कंट्री में डेवलप्ड होते आए हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टिंग एंशिएंट टाइम से, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो जाहिर की बात है, अनटचेबिलिटी एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, तो क्रिमिनल ऑफेंस का मेन लायबिलिटी क्या होती है, पनिशमेंट होती है। तो पनिशमेंट के लिए क्या होता है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है या प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए क्या होगा, 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होंगे, या फिर 500 INR के फाइन होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं। और याद रखना, ये स्टेट के भी अगेंस्ट में है, लेकिन साथ साथ ये प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट में एप्लीकेबल होता है, ओके। तो ये था आपका आर्टिकल 17। और इक्वालिटी का जो 14 to 18 के सीरीज में क्या है, ये 18, आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। क्यों करता है, क्योंकि स्टेट किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखना इस बात को। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या किए गए हैं, सभी को इक्वल स्टेटस की बात कही गई है, ठीक है। तो याद रखना उन लोगों के लिए, ये जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, ये उन लोगों के लिए है जिसको क्या है, डिसएडवांटेज की बात करता है, जिसको डिसएडवांटेजेस है। लेकिन आर्टिकल 18 जो है, ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ एडवांटेज दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। ठीक है, पहले और आज के डिफरेंस में, तो उसके अगेंस्ट में था, डिसएडवांटेज के अगेंस्ट में, एडवांटेज के अगेंस्ट में, तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल यूजिंग आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये किसकी बात करता है, ये बात करता है ये जो डायनेस्टिक टाइटल्स होते हैं ना, महाराजा धीराज करके ऐसा वैसा टाइप में, उसके अगेंस्ट में बात करता है, ना कि ये जो हमारा मेरिटोरियस जो टाइटल्स होते हैं, ग्रेजुएट विद बीटेक, बीए, एमबीबीएस, इसके अगेंस्ट में नहीं, या फिर आर्मी वगैरह में जो टाइटल दिए जाते हैं, है ना, रैंक्स दिए जाती, उसके अगेंस्ट में बात नहीं करती है ना। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अवार्ड्स होते हैं ना, वह टाइटल्स नहीं होते हैं, और वो इसलिए किसमें, आर्टिकल 18 के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ये जो आर्टिकल 18 है सिर्फ क्या प्रोहिबिट करता है, सिर्फ हेरिडिटरी जो टाइटल्स होते हैं ना नोबिलिटी का, उसको प्रोहिबिट करता है। इसलिए जो अवार्ड्स वगैरह है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या अवार्ड्स है, ये सब टाइटल नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर नॉट द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। यानी इक्वालिटी में इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मेरिट है ना उसको रिकॉग्नाइज ना करें, इसका मतलब कतई ऐसा नहीं होता है। एक सवाल इस बार ये भी आया था कि जो पीटी में ये भी था कि ये जो भारत रत्न होते हैं, पद्म विभूषण होते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री होते हैं, ये सब क्या यानी कब किए गए, कंटिन्यू याद रखिएगा इस बात को कि 1954 में ये सब अवार्ड्स को स्टार्ट किए गए थे। इसको डिसकंटिन्यू किया गया था 1977 में, लेकिन फिर से इसको कंटिन्यू किए गए थे 1980 में, और उसके बाद से आज तक इसको डिसकंटिन्यू नहीं किए गए। इस बात को आप याद रखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो अब फंडामेंटल राइट्स के हम पार्ट 2 जो कि आर्टिकल 19 से होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।